वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। जिस बिल्डिंग में आप खड़े हैं ये 100 साल से पुरानी बिल्डिंग है, अभी भी ये धरोहर के रूप में खड़ा है। आचार्य कृपलानी की बात और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी यहाँ शिक्षक के रूप में रहे और रामधारी सिंह दिनकर भी 1950-52 में यहाँ हिस्ट्री और हिंदी पढ़ाते, हिंदी के विभागाध्यक्ष हुआ करते थे। और स्टूडेंट जो कॉलेज के थे बग्घी उनका अपने खींच के स्टेशन से लाए, क्योंकि अंग्रेज लोग घोड़ा भी बग्घी से हटवा दिया जी गांधी जी वो चाहते थे यहाँ नहीं आए। आचार्य कृपलानी जी उनको लेके आए थे। आचार्य कृपलानी जी को इसके चलते दंड भी भुगतना पड़ा। उस समय के अंग्रेज प्रिंसिपल उनको यहाँ से निकाल दिया कॉलेज से। मुजफ्फरपुर का लंगट सिंह कॉलेज, जी हाँ, कई सारी पौराणिक इतिहासों को अपने आप में समेटे हुए। मैं इस वक्त एलएस कॉलेज के प्रिंसिपल चैम्बर में खड़ा हूँ। मेरे बगल में प्रिंसिपल साहब खड़े हैं, ओपी रॉय साहब, और तमाम सब्जेक्ट के तमाम विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जो कि अपने अपने सब्जेक्ट में विद्वान हैं वो भी हमारे साथ खड़े। लेकिन इस कमरे से मैं बात करना इसलिए शुरू किया क्योंकि जब मैं प्रिंसिपल चैम्बर में पहुंचा तो कई ऐसे लोगों के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं जो अंग्रेजों के ज़माने से पहले यहाँ प्रिंसिपल रह चुके हैं। कई सारे लोग हैं, कई सारी विभूतियाँ हैं जिनकी चर्चा हम कर सकते हैं और इससे ये समझा जा सकता है कि एलएस कॉलेज कितना पुराना और कितने महान व्यक्तित्व को समेट रखा है। मैं बात करना चाहूँगा ओपी रॉय साहब से जो कि प्रिंसिपल हैं यहाँ के। यहाँ जो तमाम फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन, रामधारी सिंह दिनकर, मिस्टर जे.एस. आर्मर, ये भी प्रिंसिपल थे क्या? आर्मर यहाँ जे.एस. आर्मर साहब भी यहाँ प्रिंसिपल थे सर। और सबसे पहले प्रिंसिपल यहाँ डॉक्टर निशिकांत चटर्जी साहब 1899 में हुए। ये आर्मर साहब का जिनका आप नाम लिए हैं, उनके बाद आर.पी. खोसला साहब हुए, एच.आर. बथेजा साहब हुए, वाई चटर्जी साहब, के.पी. सिन्हा साहब, वाई.जे. तारपोरा वाला साहब, एफ. फैजुल रहमान साहब, महेंद्र प्रताप जो इंदिरा गांधी के साथ पढ़ते थे, वो इंग्लिश के प्रोफेसर प्रिंसिपल यहाँ थे, बाद में पटना यूनिवर्सिटी में वीसी हुए। डी.बी. शास्त्री साहब, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री साहब, बी.एन. सिंह साहब, एच.आर. घोषाल साहब हिस्ट्री के एशिया फिल्म के विद्वान थे, वो भी यहाँ प्रिंसिपल हुए। इनके गौर साहब, के.डी.पी. सिन्हा जो मैथमेटिक्स के विद्वान थे, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए थे, जो बाद में मेट्रिकुलेशन बोर्ड के भी चेयरमैन, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार वीसी के भी चार्ज में रहे। आर.एल. दास वर्मा साहब, विनय कुमार साहब, किन किन का नाम लें अभी तक ये बहुत। पर इस विश्वविद्यालय को कई और ऐतिहासिक पुरुष के वजह से जाना जाता है। गांधी जी पर तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन इस विश्वविद्यालय से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, कृपलानी जी साहब, आचार्य कृपलानी साहब भी यहाँ शिक्षक थे। उनकी महती भूमिका थी। राजकुमार शुक्ल जी उस समय जो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में आए तो यहीं इसी कॉलेज में रुके थे, ड्यूक हॉस्टल में। मलकानी साहब हॉस्टल सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे, उनके घर, और वहीं गांधी कूप पर स्नान किए थे जहां उनकी मूर्ति लगी हुई है। बिहार सरकार उस जगह पे हम लोग चलेंगे और मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पर ये बताइए। यहाँ प्रोफेसर साहब भी हैं। सर, आप ये बताना चाहिए, आप बताइए कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं गणित का छात्र हूँ। जी, छात्र हैं आप तो, अब आप प्रोफेसर हैं। आजीवन मैं छात्र ही रहूँगा, तभी किसी को कुछ सिखा सकूँगा। तो आप यहाँ सिखा रहे हैं गणित लोगों? जी, प्रयास मेरा है। जी हाँ। आप यहाँ स्टूडेंट भी थे या पढ़ाई? नहीं, मैं टीएनवी कॉलेज भागलपुर का छात्र रहा हूँ और भागलपुर से ही मेरी एमएससी और पीएचडी तक की शिक्षा हुई है और ये मेरा चॉइस पोस्टिंग था। ये आपका चॉइस पोस्टिंग, वजह ये था कि यहाँ कई सारे महान लोग पढ़ाए हैं, इसलिए ये था कि मेरे पिताजी यहाँ पर भी शिक्षक थे और पहले हिंदुस्तान के पहले बैच के थे जो उस समय के यूएसएसआर में यहाँ से स्कॉलरशिप पर स्पेस रिसर्च के लिए उनको चुना गया था, भेजा गया था। हिंदुस्तान के 4 पहले बैच में से वो थे और वो वहाँ से निकल के 1 साल के बाद ही उनका पीएचडी वर्क ख़त्म हो गया था। फिर वो चले गए अमेरिका। येल यूनिवर्सिटी में चंद्रशेखरन
के साथ वो काम किए और वहाँ से वो 60 में फिर लौट के यहाँ आए। तो ये देखिए किस तरह के स्टूडेंट यहाँ से निकले हैं। और ये कॉलेज इतना पुराना है, अगर आप कहिए तो कहा जाता है औपचारिक तौर पर कि 1913 में निर्माण हुआ था या 1900 से पहले इसका निर्माण। 1899 में इस कॉलेज की स्थापना हुई। इसका बिल्डिंग भी 1911 से 20 तक में बन के तैयार हो गया। जिस बिल्डिंग में आप खड़े हैं ये 100 साल से पुरानी बिल्डिंग है, अभी भी ये धरोहर के रूप में खड़ा है। बस आप लोग की नजर इनायत और सरकार की नजर इनायत जो इस धरोहर को बचा दिया, हेरिटेज स्टेटस इसको मिले, इसका संरक्षण किया जाए, ये संरक्षित हो। यहाँ आचार्य कृपलानी की बात और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी यहाँ शिक्षक के रूप में रहे और रामधारी सिंह दिनकर भी 1950-52 में यहाँ हिस्ट्री और हिंदी पढ़ाते, हिंदी के विभागाध्यक्ष हुआ करते थे। और वो यहीं पे उर्वशी और रश्मि रति की काव्य रचना के लिए सारा संकलन, यहाँ ऊपर में आपको लाइब्रेरी दिखाई जहाँ दिनकर चेयर बना हुआ है। जो यहाँ ऐसे ऐसे उद्भट विद्वान वाई मसीह साहब फिलोसफी में हर विषय में वैसे शिक्षक थे जो यहाँ से बहुत सारे IAS IPS बड़े बड़े साइंटिस्ट निकल के नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी तो IT में सब जगह प्रोफेसर के रूप में गए। ये भी जाता है कि यहाँ तारामंडल, पहला तारामंडल यहीं पे खोला गया था, शुरुआत की गई थी, क्या सच्चाई है? सर आप अपना परिचय दें, किस विषय के? मेरा नाम है प्रोफेसर पंकज कुमार, मैं यहाँ फिजिक्स डिपार्टमेंट में टीचर हूँ जी। और तारामंडल वाकई में पूरे मैंने एशिया फेम में हम समझते हैं, इंडिया में तो कम से कम निश्चित रूप से उस ज़माने में पहला तारामंडल था जो यहाँ इस्टेब्लिश किया गया था। उसका जीर्णोद्धार के लिए हमारे प्राचार्य महोदय लगे हुए हैं कि उसको पुनः उसकी भूमिका जो हो सो उस लेवल में पहुँच जाए, इसके लिए हमारे प्राचार्य प्रयासरत हैं। इतने बड़े बड़े लोग निकले, इतने बड़े बड़े लोग निकले यहाँ पर। आज LS कॉलेज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है? अगर हम इतिहास से तुलना वर्तमान की करें तो हम कहाँ पिछड़ गए हैं, ऐसी स्थिति क्यों हो गई? नहीं, अभी तो यहाँ पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अभी परिवर्तन हुआ है। बीच में जो है पढ़ाई की व्यवस्था थोड़ा चरमरा गई थी। ऐसे बच्चे महाविद्यालय आते नहीं थे और शिक्षक कहते थे कि अब बच्चे आते नहीं हैं, हम किसको पढ़ाएं। तो ये जो हो गया था ये अब पुनः जो है सो पटरी पर आ गया है। बच्चे आ रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बहुत ही माहौल बदल चुका है। क्या आप अपना नाम बता दीजिए? मैं प्रोफेसर राजीव कुमार, विभागाध्यक्ष दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये बताइए कि क्या यहाँ सेशन लेट रहता है? जितना पौराणिक इतिहास है इसका, बड़े बड़े विभूतियों के नाम से जुड़ा हुआ कॉलेज या इस कॉलेज ने उनको प्रोड्यूस किया है, लेकिन बाद में इसका समय खराब भी रहा, कई बुरे कारणों से इसको जाने लगा। क्या परिस्थितियां ऐसी रही? अगर इतिहास से वर्तमान को अगर आप कंपेयर करें तो कितना बड़ा गैप देखते हैं? देखा जाए कि समय का जो चक्र है ना वो अपने हिसाब से चलता है और कई बार जो विकास का जो पहिया होता है उसकी गति वही नहीं रहती जो इतिहास के प्रारंभिक दौर में शुरू हुई। ये कुछ समय का कुछ ऐसा, कुछ राजनीतिक, कुछ प्रशासनिक, कई स्तरों पर इसको आपको देखना पड़ेगा। उदासीनता एक स्तर से नहीं आती। दूसरा, जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे थे वो आज के परिप्रेक्ष्य में कितने समीचीन हैं, कितने छात्रोपयोगी हैं, कितने रोजगारोन्मुखी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, आप देख लें। इस महाविद्यालय को क्या चाहिए था कि पहले के समय में जो ये लिबरल आर्ट साइंस का जो कॉलेज था इसको पूरी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हब बन जाना चाहिए था, तभी वह बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर पाता। तो उस समय की जो सरकारी परिस्थितियां थी उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि इस महाविद्यालय को नया आयाम के अनुरूप ढाला जाए। अगर ढाल दिया जाता तो आप सोच सकते हैं जो 130 साल पुराना कॉलेज है, 123 साल पुराना, वो कॉलेज तो आज पूरे भारत में कुछ गिने चुने कॉलेज में होता। बाद का कॉलेज आप देखिए, स्टीफेंस है, हिंदू कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज है, वो सारे के सारे आगे चले गए। और ये इतना पुराना कॉलेज यहाँ बैठा रहा, क्यों? कारण कि हम समय के अनुरूप अपनी ज़रूरतों, बच्चों की ज़रूरतों के अनुरूप हम कोर्सेज नहीं लगा सके। वो आज शुरू है। अब मैं आपसे बता सकता हूँ, प्राचार्य महोदय ने आपको ब्रीफ किया है, हमारे यहाँ 7 से अधिक वोकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं, कई सारे सेल्फ फाइनेंस कोर्स चल रहे हैं। तो वो सारे रोजगारोन्मुखी कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं। अब बच्चों की रुचि बढ़ी है। दूसरा, अब जो नई सरकार की नीति आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें बहुत सारे विषयों का समायोजन इस तरह से किया गया कि वैल्यू एडेड कोर्स है,
उसको पढ़ना है। सभी बच्चों में कुछ ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए खास करके हॉलिस्टिक अप्रोच को लेकर के जो काम शुरू हुआ है, उसमें फिर कॉलेज के जो पुराने ट्रेडिशनल विषय थे जैसे दर्शन शास्त्र है, इतिहास है, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी विषयों की महत्ता बढ़ गई। अब फिर बच्चे क्लास में आने शुरू हो गए। तो नई शिक्षा नीति जैसे जैसे लागू होगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वैसे वैसे आप देखेंगे कि ये जो पुराने संस्थाएं थी ये पुनर्जीवित होने लगी और यहाँ बच्चों का चहल पहल बढ़ेगा, रोजगार की जो समस्या थी वो दूर होगी और फिर कॉलेज जो है एक ब्लू चिप के रूप में उभर के सामने आएगा। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, पर सवाल यही है कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स का पढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी पढ़ाई जो कि रोजगार ना दे सके, नौकरी ना दे सके, निश्चित तौर पर जब ब्रेड बटर के लिए काम ना आ सके तो फिर उस पढ़ाई में आम लोगों की दिलचस्पी नहीं होती है। इस बात से मैं सहमत हूं। ये बताइए, क्या मेजर वजह है बीच में जो खराब रहा बिहार के एजुकेशन का? क्योंकि एक से एक प्रोफेसर का नाम आता है, बड़े बड़े लोग, लेकिन स्टूडेंट बाहर जाने लगे, प्रोफेसर बाहर जाने लगे। क्या पलायन था? क्या सरकार की खराब व्यवस्था थी? इस वजह से लोग बड़ी संख्या में पलायन किए, इसलिए शिक्षा का स्तर गिरा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पहले लोग पटना यूनिवर्सिटी पढ़ने आते थे, फिर एलएस कॉलेज इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे, इसी कॉलेज में पढ़ने आते थे, बड़ा प्राउडली कहते थे, टीएनबी कॉलेज में पढ़ते थे, प्राउडली कहते थे हम उसके छात्र हैं। लेकिन एक समय ऐसा देखा गया कि लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ कूच करने लगे, उनको लगा कि यहाँ रहना भी सुरक्षित नहीं है। मानते हैं कि वही टाइम पीरियड था, कालखंड था, जिस वजह से इसकी गुणवत्ता, इसकी महत्ता कम होती रही। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं अपना उदाहरण दे सकता हूँ आपको कि जब मैं 1993 के आसपास मेरे पिताजी, मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, मुजफ्फरपुरी मेरा घर हुआ, और तब मेरे पिताजी पोस्टेड थे बरौनी में। तब उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए, यहाँ से क्लास 3 में था मैं तब उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए ओक ग्रोव स्कूल देहरादून भेजा। तो मेरा खुद का ये उदाहरण है। तो मेरे और जो रिश्तेदार लोग थे उन्होंने पूछा कि आप क्यों भेज रहे हैं वहाँ पर, ऐसा क्या वहाँ पे खास है जो यहाँ नहीं है? पढ़ाई तो यहाँ भी वही होती है, वहाँ भी वही होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, माहौल का अंतर है, बहुत ज़्यादा माहौल जो यहाँ वहाँ मिलेगा वो यहाँ नहीं मिलेगा। उसके बाद 10 सालों की मेरी पढ़ाई हुई वहाँ पर, इंटर किया मैंने वहाँ से। इंटर के बाद जब फिर से एक बार बात हुई कि भाई कॉलेज कहाँ से करना है, फिर से हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी को चुना। तो मैं खुद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की मैंने, फिर आईआईटी दिल्ली और फिर आईआईएससी बेंगलोर, मतलब पूरा भारत भ्रमण करते हुए लगभग मैंने पढ़ाई की है। लेकिन बिहार का मूल निवासी होते हुए भी मुझे बिहार के बारे में बहुत ही कम ज्ञान है, सिर्फ इसी वजह से कि पिताजी ने शुरू से कहा कि यहाँ माहौल की कमी है, बाहर जाइए, वहाँ बेहतर शिक्षा उपार्जन हो सकता है। तो आपने सुना, ये बहुत ही व्यावहारिक बात इन्होंने की है। ये दून में पढ़े हैं, ये डीयू में पढ़े हैं, ये आईआईएससी बेंगलोर में पढ़े हैं, तमाम जगहों पर पढ़े हैं। आज यहाँ प्रोफेसर जरूर हैं, लेकिन पढ़ने के लिए ये बाहर क्यों गए? ये बड़ा सवाल जरूर उठता है। इसलिए जब आप इतिहास के पन्ने को पलटेंगे और ख़ास तौर पर इस कॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो दरअसल आप पाएंगे कि ये वही कॉलेज है जहाँ से गांधी बने थे, गांधी राष्ट्रपिता बने थे। मैं आपको वहाँ पर लेकर के चलता हूँ, उस कुएं को दिखाऊंगा जहाँ गांधी ने स्नान किया था। उसका ऐतिहासिक महत्व है, उसका पौराणिक इतिहास है, उसको मैं दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। तो आप समझ लीजिए कि एक से एक बड़े विद्वान, एक से एक बड़े ऐतिहासिक पुरुष को इस कॉलेज ने तैयार किया। लेकिन बीच में स्थितियां खराब जरूर रहीं, लेकिन इसका इतिहास इतना सुनहरा था, जिसके बारे में मैं आपको बताने लिए चलता हूं। उस कुएं पर जहां गांधी ने स्नान किया था, और गांधी ने स्नान करने के बाद चंपारण की क्रांति कैसे शुरू की जाए, उसकी उन्होंने रणनीति बनाई थी, और उसकी पूरी रणनीति इसी एलएस कॉलेज के कैंपस में बनाया गया था। तो मैं आपको लिए चलता हूं इन प्राचार्य और जो प्रोफेसर हैं उनके साथ उस कुएं पे जहां गांधी ने स्नान किया था और उसके बाद चंपारण के लिए यात्रा शुरू की थी। तो चलिए हमारे साथ उस कुएं पे। आइए सर। तो देखिए, हम पहुंच चुके हैं एलएस कॉलेज के उस कुएं पर। जी हाँ, जहां पर महात्मा गांधी जी ने स्नान किया था और
स्नान करने के बाद चंपारण क्रांति को लेकर के वो यहीं से निकले थे और उसके बाद वो राष्ट्रपिता कहलाए, महात्मा गांधी बने। देखिए, ये मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। उनका एक स्टैच्यू, मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इसी कुएं के पानी से महात्मा गांधी ने स्नान किया था और यहीं से वो चंपारण के लिए निकले थे। चंपारण क्रांति की शुरुआत हुई और चंपारण क्रांति के बाद जिस तरीके से पूरे देश में आज़ादी के लिए लोगों में भावना आई, तेज हुई, प्रबल हुई और उसके बाद लोगों का साथ गांधी जी को मिलने लगा। गांधी जी जो भी आंदोलन करते थे वो हिट होता था और गांधी जी धीरे धीरे देश के नायक के रूप में और राष्ट्रपिता के रूप में इस्टेब्लिश होते रहे। हम पूरी चर्चा के लिए जो यहाँ के प्रोफेसर हैं और प्रिंसिपल हैं, ओपी रॉय साहब, और साथ ही साथ इनके सहयोगी कलीग प्रोफेसर्स हैं, उन सब लोगों से बात करेंगे कि दरअसल ये जगह जिस तरीके से पौराणिक इतिहास को समेटा हुआ है, ख़ास तौर पर आज़ादी के इतिहास को, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस जगह की महत्ता इसलिए है क्योंकि गांधी जी यहाँ आए थे। क्या कुछ हुआ था उस समय? ये किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, किसानों का उद्धार करने के लिए महात्मा गांधी आए। इसी लंगर सिंह कॉलेज के छात्र, ड्यूक हॉस्टल के और स्टूडेंट जो कॉलेज के थे, बग्घी उनका अपने खींच के स्टेशन से लाए, क्योंकि अंग्रेज़ लोग घोड़ा भी बग्घी से हटवा दिया। जो गांधी जी वो चाहते थे यहाँ नहीं आए, लेकिन गांधी जी आए, यहीं हॉस्टल में रुके। मलकानी साहब सुपरिटेंडेंट साहब थे, उनके यहाँ नाश्ता किए और उसके बाद यहाँ इस कुएँ पर जहाँ आप हैं वहाँ पर स्नान किए। 100 साल में वो जो कॉलेज में उनके आने का हुआ, उस पर बहुत बड़ा आयोजन 100 साल पर हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आए, उसी दिन घोषणा किए जी हाँ उनका नहाते हुए मूर्ति लगना चाहिए। वो आए, गांधी कूप को देखे। उसके बाद सोहेल साहब उस समय डीएम थे, तो यहाँ मूर्ति लगने की व्यवस्था हुई। हम लोग थे, 2 अक्टूबर को इनके मूर्ति का अनावरण किया गया। गांधी जी यहीं, गया बाबू भी थे इसी शहर के, और आचार्य कृपलानी जी उनको लेके आए थे। आचार्य कृपलानी जी को इसके चलते दंड भी भुगतना पड़ा। उस समय के अंग्रेज प्रिंसिपल उनको यहाँ से निकाल दिया कॉलेज से, तब जाके काशी विद्यापीठ में बनारस में जाके वो प्रोफेसर हुए। फिर तो जिस समय गांधी जी आए थे उस समय आचार्य कृपलानी यहाँ पे प्रोफेसर थे, यहाँ शिक्षक थे, यहाँ शिक्षक थे। तो गांधी जी को निमंत्रण देने आचार्य कृपलानी भी गए थे, इसलिए गांधी जी यहाँ आए थे गांधी जी। और ये सारी रूपरेखा नील आंदोलन का इसी कैंपस में रची बसी गई और यहीं से सारा प्लानिंग करके जो किस प्रकार से ये लोग गए और वहाँ के कमिश्नर से वार्ता हुई, उनको जो आंदोलन में जो कठिनाई का सामना करना पड़ा और कैसे समाज से भी जुड़ने, बुनियादी शिक्षा के लिए बुनियादी स्कूल तक वहाँ गांधी जी खोले और किसान के लिए उनको कमिश्नर साहब दंड भी दिए। उसका भी वार्तालाप का सब रिकॉर्ड है कॉलेज में, देखिए ढंग से क्या क्या वार्तालाप उस समय के कमिश्नर, अंग्रेज कमिश्नर से हुआ। और गांधी जी का जो पहला गांधी के रूप में यहाँ से जो महात्मा बने और महात्मा गांधी के रूप में जो पूरे देश और विश्व में जाने लगे, पूजे जाने लगे, वो यही धरती है। इसलिए इस गांधी कूप पर हम लोग उनको नमन करने आए हैं और हम लोग भी इससे इंस्पायर और मोटिवेट होते रहते हैं। जो उस समय के महान शिक्षक, उस समय के महान छात्र जो गांधी जी को लाके उस समय जो आज़ादी के आंदोलन को इतना कैथलिक एजेंट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में सबको, समाज को जगाए। जब सुविधा नहीं थी उसके बाद भी शिक्षा का अलग जगाने के लिए बच्चे लोगों को किस प्रकार से बुनियादी शिक्षा से जोड़ा जाए वो प्रयास किए, वो काबिले तारीफ़ था। तो हम चाहेंगे उसी ढंग से हमारे शिक्षक, हमारे छात्र, नौजवान अगर बिहार को, देश को विकासशील से विकसित देश बनना है या राज्य को विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनना, तो सबको मिलकर उन लोगों के वो जो महान विभूति थे हम लोगों के, उनको याद करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, कदम बढ़ाएं और सफलता अवश्य मिलेगी। हम सब मिलके बीच में क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, हम सब मिलके मनसा वचना कर्मना में तालमेल रखें। हम किस पेशा में, शिक्षक पेशा में क्यों आए हैं, हम राजनीति में क्यों आए हैं, तो हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए, कैसे समाज में अगली पीढ़ी
विश्व में पूजा जाए, जैसे विश्व गुरु के रूप में पहले देश पूजा जाता था, उस ढंग से कैसे फिर से हम लोग को उसी ढंग से पूजा जाए। हम लोगों के यहाँ भी क्वालिटी रिसर्च कैसे हो, क्वालिटी एजुकेशन कैसे से मिले, प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन के क्षेत्र में चिंतन करना है। इसमें सरकार को भी सोचना चाहिए, मेरा पैसा जो लग रहा है इस शिक्षा व्यवस्था में, उसका सही ढंग से उपयोग हो रहा। यहाँ शिक्षक का पद और बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ कर्मचारियों का, लैब टेक्नीशियन, डिमोस्ट्रेटर का पद बढ़ाने की जरूरत, हम सब मिलके। ठीक है, मैं थोड़ा सा चाहूंगा आप में से कोई भी जो इसकी विशेष जानकारी रखते हो, गांधी जी कितने दिन यहाँ पर रहे थे? इस कॉलेज कैंपस में कितने दिन रहे थे? किस तरह की रणनीति बनाए थे? कहाँ रहते थे, कहाँ खाते थे, जरा इस पर बताइए। यहाँ ड्यूक हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट क्वार्टर में, यहाँ के मेस में भी खाना खाए। और गया बाबू, यहाँ देवी मंदिर है रमना में, वहाँ पे एक गया बाबू, उनके भी घर पर गए, उसको भी स्मारक के रूप में डेवलप किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। उनके यहाँ भी खाना खाए और मिल बैठ के इस शहर के जो उस समय के जो समाज सेवी थे उनके साथ बैठक करके, क्योंकि उसमें पुराना जिला था मुजफ्फरपुर, इसी से सबका जुड़ाव था, तो इस ढंग का प्रयास किए जो इसी कैंपस से छात्र को जगाने का प्रयास किए, जो आज़ादी के आंदोलन में भी महती भूमिका निभाए। इसी कैंपस में यहीं के प्रोफेसर लोग उस समय आज़ादी के आंदोलन, उस समय यहीं के शिक्षक बहुत सारे, आचार्य कृपलानी खुद सीतामढ़ी से एमपी हुए, यहाँ महंत श्याम सुंदर दास थे वो एमपी हुए, बहुत सा जगन्नाथ मिश्रा यहाँ टीचर बाद में हुए, वो सारे लोग। आज की व्यवस्था क्या हो गई, किस ढंग से हो गई, इसको पर सोचने की जरूरत है। राजीव बाबू अब बताएंगे। राजीव बाबू आपसे ये समझना चाहेंगे, फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं, गांधी जी ने इस जगह को चुना आंदोलन के लिए, कोई विशेष वजह, बड़ी वजह है जो थी? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके पहले संजोग से मेरे मोबाइल में मिल गया है कि जब चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए, हमारे इतिहास विभाग के प्रोफेसर भोजनंदन प्रसाद सिंह ने वही शोभा यात्रा दोबारा निकाले। जो मेरे मोबाइल पर ये फोटो आप देख रहे हैं, वो गांधी जी प्रोफेसर भोजनंदन प्रसाद हैं। उसी तरह बग्गी लाई गई, उसको कोमेमोरेट किया गया गांधी जी के उस कंट्रीब्यूशन को। और सर, मैं आपको 2-3 बातें विशेष रूप से जो प्राचार्य महोदय ने बताया उसी की कड़ी में जोड़ते हुए, कि जो यहाँ का जो कमिश्नरी ऑफिस है, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें एक एक डिटेल्स लिखा हुआ है कि गांधी जी आए, उन्होंने कौन सा लेटर दिया, क्या संवाद हुआ, वो सब वहाँ पर सुरक्षित रखा हुआ है। और कॉलेज ने उसको कुछ प्रोक्योर किया और एक दस्तावेज हम लोगों ने तैयार किया था चंपारण सत्याग्रह के क्रम में। अब जैसा आपने प्रश्न किया है वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जब पहली बार अफ्रीका से भारत आए तो वो सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी थे। और जब बनारस में कांग्रेस हो रहा था तो वहाँ पर बैकुंठ ये जो थे राजकुमार शुक्ला, जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप चलें, आप किसानों से जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक आप जननेता नहीं बन सकते, और कांग्रेस जब तक जननेताओं का प्रतिनिधित्व कांग्रेस में नहीं होगा तब तक देश के आज़ादी का जो बिगुल आप फूंकना चाहते हैं वह ग्रास रूट लेवल तक नहीं जा पाएगा। तो उनकी इस बात से वो बहुत प्रभावित हुए, एक किसान नेता थे वो, तो उनके कहने पर वो पहले पटना आए। और पटना से यहाँ आने के लिए चूँकि अंग्रेज़ सरकार की बड़ी नज़र थी कि गांधी जी तब तक लोकप्रिय होना शुरू हो चुके थे, तो उनको लग रहा था कि अगर इनको ज़्यादा शह दी गई, ज़्यादा फ्रीडम मिला तो कहीं ये बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। तो आप समझें, किसी भी मिट्टी का जो संस्कार है वह एक दिन में ना बनता है ना एक दिन में जाता है। आप जिस ज़मीन पर खड़े हैं, ये जो तिरहुत का बेल्ट है, यहाँ पर बुद्धिज़्म भी पनपा, जैनिज़्म भी पनपा। इसे वैचारिक स्वतंत्रता की क्रांति के जनक थे लोग, कि जो वैदिक संस्कृति थी, सभ्यता थी, जो यहाँ पर आप देखेंगे याज्ञवल्क्य हुए, जनक हुए, उनकी धरती है। और उसकी धरती पर जहाँ पर मूल जो वैदिक स्वर फूटा, उसके खिलाफ अनिश्वरवाद का, नास्तिकता का जो बिगुल महान महात्मा भगवान बुद्ध ने और महावीर ने पैदा की, वो ये धरती है। तो वैचारिक स्वतंत्रता यहाँ की जनता तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती है। ये बिहार की स्पेसिफिक विशिष्टता है। यही कारण है कि गांधी जी जब यहाँ आए तो पहले वहाँ से आई। तो आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर तो पूरे नॉर्थ बिहार का द्वार है, यहाँ से हर जगह के रास्ते खुलते हैं। जब महात्मा गांधी यहाँ आए तो यहाँ पर कुछ ऐसी उर्वर मनोभूमि के लोग थे, जैसा कि प्राचार्य महोदय ने बताया, मलकानी साहब, कृपलानी साहब और बहुत सारे जो वकील थे यहाँ पर। उस समय समाज का नेतृत्व कौन करते थे? या तो प्रोफेसर से या तो वकील करते थे।
और प्रोफेसर्स पर चूंकि प्रतिबंध था, अगर वो सरकारी है, वकील तो फ्री थे। तो उन लोगों ने हिम्मत किया कि इस नए नेता को हमको धरती से जोड़ना है। तो जब वहाँ से यहाँ आए तो मलकानी जी और कृपलानी जी सामने आए कि अगर सरकार विरोध भी करेगी, आप सर सोच सकते हैं अगर एक पीएन को आज हटा दिया जाए तो कितनी तरह की समस्या हो जाती। किसी एक प्रोफेसर ने उस अंग्रेजी राज में जिसका सूरज नहीं डूबता था, उसने ये हिम्मत जुटाई कि इस नए नेता को, इस क्रांतिकारी नेता को हमको स्थापित करना है। उसने कितना बड़ा आत्मत्याग किया होगा और वो लेकर के यहाँ आए। यहाँ आकर उन्होंने उस हॉस्टल में ठहराया जो कि पूरा ये शासन अंग्रेजों के अधीन था, ये कॉलेज सरकारी कॉलेज था, और वहाँ ठहराया। और उसका पनिशमेंट, जैसा कि प्राचार्य महोदय ने आपसे कहा है, कि उनको यहाँ से निकाल बाहर किया गया। तो एट दिस कॉस्ट कि हमको अगर यहाँ से नौकरी से छोड़ना भी पड़े तो मैं चला जाऊँगा। अब मेरे पास सर वह भी है कृपलानी साहब का। जब देखिए, जब कृपलानी साहब की 100 वर्ष पूरे हुए तो भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। हर चीज़ का कॉलेज के पास सर डेटा है, हमने रिकॉर्ड रखा है। कम से कम 200 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किताबें हैं जो यहाँ के प्रोफेसर्स ने लिखी, और उसकी प्रतिष्ठा है। हम सबको डॉक्यूमेंटेशन कराए हैं, लाइब्रेरी में रखे हैं, IQAC उसमें पूरा सहयोग किया हुआ है, सरकार से समर्थन लेके हमने जमा किया है। तो सर आपके जो मूल प्रश्न था, मूल जो भाव था आपका, कि इस धरती में जहाँ चेतना एक खास स्तर तक जगी हुई है, वहाँ लोगों को जगाना आसान है। जहाँ की क्रांति जिसके खून में है, जिसके सर क्रांति बाहर बाद में होती है, वैचारिक क्रांति पहले यहाँ ज़्यादा होती है, और उसके पहले भी क्रांति इधर होती है हर्ट में। हृदय जब उबलता है तो विचार की बाण तीक्ष्ण चलते हैं, और जब विचार के बाण चलते हैं तो जन सामान जो है उसके पीछे चलता है। और यहीं आकर के महात्मा गांधी जब यहाँ से चले, उनको डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, सरकार से उलझना भी नहीं है और सरकार की आलोचना भी करनी है। अरे कुछ बोलेंगे तब तो आप हमको पकड़ेंगे। गांधी कुछ बोलते नहीं थे, कहा कि ये मेरा प्रतिवेदन है, ये जनता की आवाज़, आप देख लीजिए, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। लोग बोलते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन, उनका स्टेटमेंट मैं नोट कर रहा हूँ, और कहीं भी मौका नहीं दिया कि सरकार उनको सीधे अरेस्ट कर ले। तो ये जो स्ट्रेटजी बनाई गई, ये बहुत महीन बुद्धि, बहुत सूक्ष्म दिमाग की ये पूरी स्ट्रेटजी इसी कैंपस में बनाई। मैं आपसे गया बाबू, जैसा आप सर ने बताया, कौन से लोग शामिल, मैं बताऊं, मलकानी साहब, खुद राजकुमार शुक्ला, गया बाबू, अजय भी कृपलानी, और भी 2-4 लोग वकील उस समय रहे होंगे, जो राजेंद्र बाबू खुद थे, साथ में आए थे। तो ये और भी कुछ लोग रहे होंगे जो इतिहास के पन्नों में जिनका नाम नहीं आ सका। आइए, हमारा दुर्भाग्य भी है कि बहुत सारी जो नींव के पत्थर होते हैं वो सामने दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन वो लोग रहे होंगे, उनके कंट्रीब्यूशन को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा जो आज़ादी का आंदोलन खड़ा हुआ, उसमें कई लोगों ने अपनी शहादत दी होगी, अपना कंट्रीब्यूशन दिया होगा, उसको हम आज भी नमन करते हैं, यद्यपि उनका नाम हमारे पास ज्ञात नहीं है। अब ये इतिहास का यहाँ एक विषय भी है हमारे यहाँ कि उन सारे लोकल हिस्ट्रीज के लोगों को भी खोज के निकाला जाए। उसमें लंगट सिंह जी, जिन्होंने इतना जमीन दिया और उनका एक शिक्षा के प्रति विशेष झुकाव था, उनकी भी कोई भूमिका थी? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उस समय गुजर चुके थे, खुद गुजर चुके थे। लंगट सिंह, उनका बेटा थे आनंदा बाबू, तो वो थे, लेकिन वो कभी, चूँकि कॉलेज के संस्थापक थे, तो ऐसा कुछ वो सामने उभर के सामने कभी इतिहास में पृष्ठ में कभी दिखाई नहीं पड़े। लेकिन यह इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि उनका सपोर्ट रहा हो, भावनात्मक सपोर्ट रहा हो, और भी सपोर्ट बहुत तरह का रहा हो लोकल, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन दर्ज नहीं हुआ, या ना कराया हो उन्होंने इस तरह का कि सामने सरकार की। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा, 7 दिन तक रहे, कुछ और ऐसी बातें गांधी जी से जुड़ी हुई, इस जगह से जुड़ी हुई, जो आप बताना चाहें? सर देखिए, गांधी जी जब यहाँ रहे तो गांधी जी सिर्फ नेताओं से बात नहीं करते थे, वो छात्रों से भी बात करते थे। वो छात्रों को भी भारतीय संस्कृति के बारे में जोड़ते थे, खास करके जो छुआछूत है, गंदगी है, सफाई है, समाज में अस्पृश्यता है, इन सब के बारे में भी छात्रों से बात करते। ऐसा थोड़ी तो 24 घंटा बैठ के खाली प्लानिंग तो नहीं करते थे, लोगों से मिलते थे। और यहाँ कई सारे बड़े लोग जो समाज के, खास करके मध्यम वर्ग के लोग, जिसको कहते हैं आप बुर्जुआ वर्ग, वो लोग आते थे, गांधी जी से जुड़ते थे और अपनी उन बातों को कहते थे जो शायद वो किसी मंच पर बोल नहीं सकते थे। तो वो ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हुए जिनका ओपिनियन गांधी जी ने लिया, और सारे ओपिनियन लेने के बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी फ्रेम की कि मुझे किस स्तर से यहाँ से निकलते ही यहाँ से चंपारण तक जाना है। तो एक कंप्लीट स्ट्रेटजिक जो है, जिसको कहते हैं ब्लूप्रिंट, उन्होंने तैयार किया पूरे आंदोलन का, जिसके कारण गांधी जी वास्तव में सफल हुए। और आपको यह ऐतिहासिक सत्य है कि गांधी जी जब वहाँ गए
और वहाँ से जब निकले, इतने लोगों का जब एप्लीकेशन दिखाया, तो उसके बाद उन्होंने जो प्रॉब्लम था 3 कठिया वाला, सरकार ने उसको एबोलिश कर दिया। ये बहुत बड़ी नैतिक और प्रशासनिक जीत थी प्रशासन के खिलाफ आंदोलनकारियों की, और इसी ने महात्मा गांधी को पहली बार जन नेता बना दिया। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, ये कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है। और इसके बारे में सैकड़ों दस्तावेज उपलब्ध हैं कि कैसे गांधी जी ने डे टू डे भी एक्टिविटी अगर की है, जो भी रिकॉर्ड है उसका भी हम लोग संकलन करा रहे हैं। गांधी शताब्दी वर्ष पर 100 वॉल्यूम में किताबें छपी हैं, उसमें बहुत विशद वर्णन है। और भी कुछ JB कृपलानी के इतिहास से, राजेंद्र बाबू के इतिहास से, और भी उसमें साइड से कुछ बातों का उल्लेख है। उन सबों का भी हम संकलन कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि आने वाले 1 आध वर्षों में हम लोग एग्जॉस्टिव हिस्ट्री जो कॉलेज का है वो हम डालेंगे, उसमें महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा प्रखर रूप के सामने आ पाए। चलिए, तो आपने सुना और जिस तरीके से गांधी ने यहाँ पर इस कैंपस में और कह लीजिए इस जगह में आकर के लोगों के साथ रणनीति बनाई, विचार विमर्श किया, यहाँ के माइंडसेट को समझा। ये प्रोफेसर साहब, प्राचार्य साहब, सब लोगों ने मिलकर के इसकी विस्तृत चर्चा की। अब सवाल ये उठता है कि गांधी ने इसको क्यों चुना था, इसका जवाब हमने इनसे ले लिया। और इसलिए जब गांधी राष्ट्रपिता बने तो इस जगह की महत्ता क्या है उसको विस्तृत रूप से हमने आपको बताया। तो इस समय मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से अपने साथी जेरी और अंकित मिश्रा के साथ पंकज कुमार, TV9 के लिए। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।